हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू विदनम अकेडमी। बच्चों, इससे पहले हम लोग वर्क पावर एनर्जी में वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई सम रियल फोर्सेज जैसे नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम जो रियल फोर्सेज का सीरीज है उसमें वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स और जो बचा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बारे में हम लोग कैसे वर्क डन फाइंड करना है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नॉर्मली हमें क्या लगता है, सबके दिमाग में यही बैठा रहता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा वर्क निगेटिव ही करता है, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर केस में कि फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव वर्क करेगा। फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, इसके ऊपर रखा हुआ है दूसरा ऑब्जेक्ट 2 kg। ये सरफेस स्मूथ है और ये सरफेस रफ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.2। इस पे एक 24 न्यूटन का फोर्स लगता है और ये 24 न्यूटन इसे डिस्प्लेस करेगा। मान लेता मैं 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है इसका, ठीक है। तो हमसे बोला गया है फाइंड वर्क डन बाई फोर्स F, फाइंड वर्क डन बाई फोर्स F, वर्क डन बाई फोर्स F ऑन फर्स्ट 10 kg ऑब्जेक्ट, 10 kg एंड सेकेंड केस है 2 kg ऑब्जेक्ट, और दूसरा केस है फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन, फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन 10 kg ऑब्जेक्ट एंड 2 kg ऑब्जेक्ट। 10 kg ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या है 2 kg ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। वर्क डन का एक ही फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फर्स्ट के लिए हम लोग वर्क डन बाई वर्क डन ऑन 10 kg ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। वर्क डन ऑन 10 kg ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए कौन से फोर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा बाई 24 न्यूटन। ओके, मतलब फोर्स F की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना करा रहा है इसका 10 मीटर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क की कॉस्ट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो रहा है हमारा 24, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 10 मीटर, कितना हो जाएगा 240 जूल। ओके, और सेकेंड केस में क्या है, वर्क डन ऑन B, मतलब 2 kg। अगर इसे मैं बोल देता हूं A और ये हमारा B, तो वर्क डन ऑन B, ये हमारा A था, वर्क डन ऑन B बाई कौन सा फोर्स 24 न्यूटन का फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये 24 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे एक्ट हो ही नहीं रहा क्योंकि ये 24 न्यूटन का फोर्स सिर्फ 10 kg ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। 24 न्यूटन का फोर्स 2 kg ऑब्जेक्ट पे लग नहीं रहा, तो इसी कारण वर्क डन कितना हो जाएगा 0। ये 24 न्यूटन का फोर्स 2 kg ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा, इसलिए उसी कारण वर्क कितना होने वाला है 0। अगर फोर्स नहीं, वर्क नहीं। ओके, अब ये सिस्टम तो हमारा आगे मूव कर रहा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सीधे हमें एक चीज़ हमें समझना जरूरी है कि ये जो 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसी कारण सिस्टम का मूवमेंट कैसा होगा। ये दोनों साथ मूव करेंगे कि ये आगे मूव कर जाएगा, पीछे चला जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी, ये दोनों साथ मूव कर सकता है, पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर सकता है, और नहीं तो ये 10 kg और 2 kg का ऑब्जेक्ट 10 kg का ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा और 2 kg का ऑब्जेक्ट पीछे रह जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग वर्क पावर फ्रिक्शन टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि अगर फोर्स इक्वल्स टू म्यू, इसका पूरा डेरिवेशन था। अभी मैं डेरिवेशन का रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा। अगर ये कंडीशन रहता है, अगर फोर्स इक्वल्स टू म्यू m प्लस m इंटू जी है, तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ मूव करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं है क्या। यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, m का वैल्यू कितना है 10 प्लस 2, जी का वैल्यू क्या है 10। तो कितना हो जाएगा ये 12, 120, 0.2 इंटू 120 इज 24 न्यूटन है। मतलब कि ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव करने वाला, इतना ध्यान रखना। ये कंडीशन हमेशा फॉलो होना चाहिए, हमेशा याद रखना है। अगर ये कंडीशन याद है तो
हमारे लिए समझना आसान हो जाए कि ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा, मतलब कि 2 kg ऑब्जेक्ट का भी डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, 10 मीटर है, क्योंकि 10 kg ऑब्जेक्ट हमारा 10 मीटर जा रहा है, तो 2 kg ऑब्जेक्ट क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा, तो ये भी हमारा 10 मीटर ही जाएगा। ये कंडीशन कब पढ़े थे हम लोग, फ्रिक्शन में ये हमें बताया गया था। ठीक है, तो वर्क डन बाय 24 न्यूटन 10 kg ऑब्जेक्ट पे कितना करेगा, 240 जूल, और 2 kg ऑब्जेक्ट पे कितना करेगा, 0 जूल। क्यों, क्योंकि ये फोर्स इस पे एक्ट हो नहीं रहा। अब हमें इतना समझ में आ गया कि ये दोनों सिस्टम साथ में जाएगा, तो हम फाइंड कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। देखो जरा, फाइंड कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या है। ये हमारा 12 kg, सॉरी 10 kg था ना, ये मास बदल कैसे रहा है, ये था हमारा 10 kg और ये हमारा 2 kg। ओके, तो यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, 0.2, जो भी म्यू यूज कर रहे हैं। अभी एबीडी ड्रॉ करते हैं हम। 10 kg ऑब्जेक्ट का एबीडी नीचे लग रहा है 10g, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। ये कौन लगाएगा, ये सरफेस जो है ऊपर लगाएगा नॉर्मल, और यहाँ भी कांटेक्ट है, नीचे लगेगा नॉर्मल, n डैश बोल देता मैं इसको। ओके, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू नीचे का फोर्स। ठीक है, ओके। 2 kg ऑब्जेक्ट का एबीडी ड्रॉ करते हैं। नीचे लगेगा 2g, ऊपर लगेगा n डैश, तो क्या हो जाएगा, n डैश इक्वल्स टू 2g, मतलब क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। n डैश इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन हो गया तो मिल गया हमें n डैश। अब हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल्स टू म्यू इंटू n। म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, n का वैल्यू क्या है 20, तो ये चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कितना है 4 न्यूटन। ओके, अब देखो जरा यहाँ पे, ये हमारा था 10 kg ऑब्जेक्ट, ये हमारा था 2 kg ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फोर्स लग रहा, जो भी ये मूवमेंट हो रहा था 24 न्यूटन फोर्स लग रहा था। क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 kg ऑब्जेक्ट आगे जाने की कोशिश कर रहा, तो 10 kg ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। ओके, और ये क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसके पास पहले टेंडेंसी है आगे जाने का। हम पहले देख चुके हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, साथ जाएगा, मतलब कि ये आगे नीचे से नहीं जा सकता, इसके ऊपर इसके नीचे से आगे नहीं जाएगा ये, तो मतलब दोनों ऑब्जेक्ट साथ जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 24 न्यूटन लगा और 24 न्यूटन इस पे एक्ट हुआ, मतलब इसके ये पहले आगे मूव करने की कोशिश करेगा, ये इसके टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट को, टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स लगा है इस पे पीछे, मतलब 10 kg ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है पीछे, लग रहा है पीछे। अब हम क्या जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और हमें यह भी पता है दिस एक्शन रिएक्शन फोर्सेज शुड ऑफ सेम नेचर एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो क्या हो रहा है कि ये इस पे लगाया फ्रिक्शन, तो ये भी इस पे लगाएगा फ्रिक्शन, सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए। ये इस पे फ्रिक्शन, तो ये भी इस पे फ्रिक्शन। ओके, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, मतलब ये इस पे लगा रहा है, दो अलग अलग बॉडीज हो गए, और इस पे फ्रिक्शन, मतलब सेम नेचर का फोर्स दो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। क्या लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगा, यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स लगा। ओके, अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ, क्योंकि दोनों साथ मूव कर रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, मैग्नीट्यूड कितना इसका 4 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट इसका आगे हो रहा है 10 मीटर। तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 180। क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस
180 कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, फोर्स का वैल्यू कितना हो गया 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 10 मीटर, कॉस 180 का वैल्यू -1 हो गया, तो ये माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, इसे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, तो यहां से ओके क्या हो जाएगा ये -40 जूल, ये हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स, कहां पे 10 kg ऑब्जेक्ट पे। ओके, और यहीं से अगर हम 2 kg ऑब्जेक्ट पे फाइंड करें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 2 kg ऑब्जेक्ट, तो यहां पे 2 kg ऑब्जेक्ट पे फाइंड करें तो क्या हो जाएगा ये 2 kg ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है, ध्यान रखना। क्या हुआ, इसने इस पे फ्रिक्शन लगाया पीछे, तो ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है आगे, कितना है 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आगे 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका 10 मीटर। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा F is cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, फोर्स का वैल्यू क्या हो गया 4, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 10, कितना हो जाएगा 40 जूल, क्या हो गया ये 40 जूल। मतलब यहाँ पे वर्क हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे वर्क हमारा आ रहा है निगेटिव। तो ऐसा जो हम सोचते थे कि वर्क हमेशा निगेटिव होगा ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, ये सच्चाई नहीं है, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स वर्क हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हमें समझ में आ सकता है कि टोटल वर्क डन ऑन सिस्टम ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो जितना निगेटिव फोर्स हो, जितना निगेटिव वर्क हो रहा है उतना हो रहा है पॉजिटिव वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 0। वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या हो गया, किसके कारण, बाई फ्रिक्शन फोर्स, ये ध्यान रखना है, बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा ये 0, -40 + 40 कितना होगा, हो जाएगा 0। इसके पहले हम लोग रिजिड बॉडी पे जो इसके पहले वाला जो हम लोग वीडियो लेक्चर किए थे उसमें नॉर्मल फोर्स, टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन सिस्टम कितना आया था 0, इस बार टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया है 0। ओके, तो ये कहानी थी फ्रिक्शन की, कभी निगेटिव वर्क हो सकता है, कभी पॉजिटिव वर्क हो सकता है, फ्रिक्शन हमें आगे भी बढ़ाता है, मतलब ऑब्जेक्ट को आगे भी बढ़ाता है, तो ये हमें सीखने को यहाँ से मिला। ठीक है, अब हम कर लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें कॉन्सेप्ट समझ के रखना है, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो अपने आप बनेंगे। ओके, एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल यहां पे है थीटा। ओके, ऑब्जेक्ट है मास m है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होता हुआ नीचे आता है, ये मान लेते हैं कुछ ये y डिस्टेंस से स्लाइड होता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, ओके, इस पे हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ध्यान रखो, जो हमारा फोर्स है वो फोर्स का वैल्यू कितना है mg, और क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है F.S, F.S cos थीटा, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो सबसे पहले हम फोर्स वेक्टर यूज कर लेते हैं mg, और क्योंकि ये -j डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्या हो गया इधर फोर्स लग रहा है, तो दिस इज इन -j डायरेक्शन, -j डायरेक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसे, क्या हो जाएगा माइनस, गलत नहीं लिख सकते हम, ओके, क्या हो जाएगा फोर्स, क्या हो जाएगा हमारा -mg, और ये हो जाएगा j। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लिख देते हैं, इस वेक्टर क्या लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस
जेड के कैप। ओके, हमें क्या चाहिए अभी, क्योंकि इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, जनरल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस, क्या हो जाएगा ये, फोर्स क्या हो गया हमारा माइनस एम जी, और ये कहाँ पे है, ये जे कैप में है। ये हो गया हमारा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ से हमें सामने से दिख रहा है, क्योंकि ये तो आई कैप यहाँ पे है नहीं, जीरो हो जाएगा, के कैप यहाँ पे है नहीं, जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एम जी, और ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा क्या। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि ये नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन, क्या था, ऑब्जेक्ट इज, या फिर ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन, इंक्लाइन, ठीक है। तो इसे y ना लेके, ओके, इसका जो वेक्टर हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाउन द इंक्लाइन है, तो माइनस जे कैप यहाँ भी कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब कि ये जो डाउन द इंक्लाइन है इसे हमें लेना पड़ेगा y माइनस जे कैप। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसे ले लेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस जे कैप माइनस एम जी माइनस जे कैप प्लस आ जाएगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन हो रहा है तो एम जी एच, अगर ऑब्जेक्ट गोज अप, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, कोई हाइट अगर एच जाता है, ये यहाँ से अगर हाइट एच जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, क्या हो जाएगा माइनस एम जी एच। वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस एम जी एच। क्यों, क्योंकि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउन ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा नीचे फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना हो जाएगा 180, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा माइनस एम जी एच। ओके, तो यहाँ पे इतना समझ आया कि ऑब्जेक्ट स्लाइड इधर हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसे, ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन को। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात करता है। ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि, और ऐसे भी हम पढ़ चुके हैं वर्क डन बाई फोर्स क्या होता है, वर्क डन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, हमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेना पड़ेगा, नीचे। इस रास्ते से क्या है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस रास्ते से आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इस डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसे फर्क पड़ता है। तो अगर नीचे डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन हमारा हो जाएगा प्लस एम जी वाई, या फिर एच लेंगे तो एम जी एच, और अगर ऊपर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा प्लस एम जी माइनस एम जी एच, क्योंकि फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर, तो क्या हो जाएगा वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस एम जी एच। तो ध्यान रखना है, जब भी हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहे हैं तो किस रास्ते से होके आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स। ये क्या है हमारा, पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट only depends upon initial and final state, या फिर हाँ स्टेट, ठीक है, in the force of in gravitational, in the direction of gravitational force, in the direction of gravitational force, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ये इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। बाकी किस रास्ते से आके आ रहा है ये, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या ऐसे स्लाइड हो रहा है, ऐसे स्लाइड हो रहा है, ऐसे स्लाइड हो रहा है, इनिशियल हाइट और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सेम हाइट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट यहाँ पे ए है, दूसरा पॉइंट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेके गए हम, ठीक है, ये एक बार इस रास्ते से लेके गए हैं, ये रास्ता 1 है, एक बार हम लोग इस रास्ते से लेके गए हैं, दिस इज पाथ 2, और एक बार हम ऐसे और ऐसे लेके गए हैं, पाथ 3 है। क्या है, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये हाइट h पे। तो वर्क डन 1 इक्वल्स टू पाथ 1 वर्क डन 2 पाथ 3, कितना हो जाएगा ये mgh, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा ये। ओके, तो ये था हमारा वर्क डन बाई
ग्रेविटेशनल फोर्स, और इससे पहले हम लोग किए थे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्क डन बाई एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इसको आप रिवीजन करो। ओके, थैंक यू सो मच।